क्लोजिंग कॉल में आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से आशीषा भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। बाजार में आज बढ़िया रफ्तार है। निफ्टी ने आज लगभग हम देखने की ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। 287 अंकों की तेजी हो रही है। 27,800 के आसपास का इंडेक्स है और बेहतरीन सत्र हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक के लिए भी हो रहा है, क्योंकि ना सिर्फ 49,000 को पार किया बल्कि 49,200 के आसपास जाकर कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक। 800 अंकों की शानदार तेजी। मिड कैप में स्मॉल कैप में भी माहौल अच्छा है और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के 50 में से सिर्फ 4 शेयर हैं जो कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और आज की तेजी तब हो रही है जब हम देख रहे हैं कि दिग्गज रिलायंस की तरफ से बाजार में पार्टिसिपेशन नहीं है। रिलायंस फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। सवाल यह कि क्या बाजार यहां से रफ्तार आगे और अपनी बढ़ाएगा? क्या ये अब ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो गया है? अपने एक्सपर्ट से इन सारी चीजों के जवाब लेंगे और आपके लिए इंडेक्स की रणनीति के साथ साथ अगले 1.5 घंटे में खबरों वाले शेयर लेकर आएंगे, एक से बढ़कर एक ट्रेड लेकर आएंगे, इवेंट्स टू वॉच होंगे। क्या कुछ होगा एक झलक फटाफट देखते हैं, उसके बाद शो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच जो खबर आई थी कि टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल व्हीकल की भी दाम बढ़ाने जा रही है, 2% के आसपास तक की बढ़ोतरी करेंगी पैसेंजर व्हीकल की। कल कमर्शियल व्हीकल को लेकर खबर आई थी और आज पैसेंजर व्हीकल की खबर आ गई है। 2:05 पर एफएनओ का हम चेक करेंगे डिम्पी के साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की डेटा फॉर्मेशन बाजार में होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आगे की अगर हम बात करें तो कई सारी चीजें शो में होने जा रही हैं। क्लोजिंग ट्रेड्स होंगे 2:10 पर। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर हैं। निकुंज की नजर होगा 2:30 पर। 89 स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ेंगे, बाजार पर चर्चा करेंगे विस्तार से। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन होगा। 3 बजे मार्केट एट 3 यानी कि बाजार खुलने के बाद खबरों का पूरा लेखा जोखा होगा। 3:10 पर बीटीएसटी और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। तो अगले 1.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन शो की शुरुआत में जरा ये समझ लेते हैं कि अभी तक बाजार की जो मेजर हाइलाइट्स है वो क्या है। 5 बड़ी बातें आपके सामने हम लेकर आएंगे। निफ्टी है 22,800 के आसपास है, करीब 280 अंकों के आसपास की तेजी हम निफ्टी में देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी है करीब 800 अंक ऊपर। सभी के सभी जो 12 शेयर है मजबूती के साथ वो कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी जोश है और मार्केट की ब्रेथ में वो हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। 1.5 से 2% के आसपास का उछाले दोनों इंडेक्स में। रियल एस्टेट, मेटल, ऑटो, ये कुछ और पैक्स हैं जहां पर आज हम अच्छी तेजी के साथ कारोबार देख रहे हैं। और इनके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं वहां पर भी शानदार तेजी पर कारोबार हो रहा है। आईटी शेयरों में आज रिकवरी वाला ट्रेड है और मिड कैप में हम कुछ स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। एम्फेसिस 5% ऊपर है, लेकिन मैस्टेक में करीब 5 सत्र के गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि 18% का जबरदस्त उछाल पर कारोबार हो रहा है। यूरोप में शुरुआत ठीक हुई है, लेकिन यूएस फेड की बैठक आज से शुरू हो रही है। तो डाउ फ्यूचर में 2 दिनों की बढ़िया तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि 60 अंकों की हल्की सी नरमी है। लेकिन इस बीच बाजार है दिन के ऊपरी स्तर पर और निफ्टी 22,800 को छूने की तैयारी कर रहा है, जिसकी चर्चा आज हम सुबह बाजार खुलने से पहले कर रहे थे। ये बाजार के हाइलाइट से डिम्पी से एफएनओ का सेटअप समझेंगे, लेकिन फटाफट 1 मिनट में जरा ये जान लीजिए कि आज जो बाजार के जो बड़े बजिंग स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं। मैस्टेक 5 दिनों की लगातार गिरावट हुई थी, शेयर में 12% शेयर टूटा था। आज आप देखेंगे करीब 18% के आसपास का उछाल है। ये एक बड़ी तेजी से चलने वाला शेयर है। ओला इलेक्ट्रिक लगातार हम इसमें प्रॉब्लम देख रहे थे, नेगेटिव न्यूज आ रही थी, 50 रुपए के नीचे शेयर का भाव चला गया था। आज तेजी लौटी है, फिर से चार्ज हुआ है शेयर, ये 12% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। इरेडा में 4-5% के आसपास की तेजी है। कंपनी बॉन्ड और डेट के जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। इरेडा में आज तेजी हो रही है। गर्मियों से रिलेटेड जो शेयर हैं उसमें आप देखेंगे कि अच्छी रौनक आ रही है। वरुण बेवरेजेस पर ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स भी आई है और बढ़िया तेजी वरुण बेवरेजेस के शेयर में हो रही है। तूफानी तेजी है 5% के आसपास की। इसके अलावा ब्लू स्टार में भी तेजी है, गर्मी वाला ट्रिगर वहां पर भी है। और मार्केट की रफ्तार के साथ मार्केट प्लेटफॉर्म वाले शेयर भी दौड़ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि CDSL हो या फिर एंजल वन हो, वहां पर भी 4 से 5% के आसपास की बढ़िया तेजी हो रही है। इन स्टॉक्स पर हम विशेष फोकस करेंगे। आज के बिग शो हैं, आगे नजर डालेंगे, लेकिन एक बार जरा बाजार की सेहत समझते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, आज बेहतरीन सत्र, जिससे भी बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि नहीं फील गुड हो रहा है। हम 22,700 22,800 की बात कर रहे थे, दोनों के दोनों लेवल आज के सत्र में अचीव हो गए हैं। फील गुड होना भी चाहिए क्योंकि हाफ ऑफ द सीरीज है और हमने ये बात आपके सामने रखी थी कि अगर फर्स्ट ऑफ द सीरीज
हम ज़्यादा बड़े डैमेज को ना करें और 22,000 को किसी तरह से टिका लें, 48,000 के किसी तरह से बैंक निफ्टी को टिका लें, तो सेकंड हाफ मार्च का अच्छा हो सकता है। हमने ये बात भी आपके सामने रखी है कि अब एक्युमुलेशन करने का समय नहीं है, अब तो जो ले रखा है ना उसी को ही ऊपर जाते समय देखो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर एवरेजिंग, जैसे भी आपको ठीक लगता हो, अपनी उसी चीज़ को करके रखो। बाय राइट एंड सिट टाइट वाला फॉर्मूला अपना के रखना है। आपने अच्छे शेयर्स पकड़े हुए हैं तो बैठ जाओ चुप करके शांति से और बाजार को अपनी तरीके से थोड़ा मैनेज करने दो। देखो, आज पहली बार मार्केट ने इस तरह का क्वांटम दिखाया है। बाजार में बढ़त कल भी थी, लेकिन कल सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल था। किसका डैमेज कंट्रोल था? जो थर्सडे को हुआ है। थर्सडे को बाजार गिरना नहीं चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमको 70 पॉइंट देने पड़ गए और 115 पॉइंट बैंक निफ्टी के देने पड़ गए। मेरे लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक था। हम 700 पॉइंट देने के बाद भी मेरे को कई बार सेटबैक नहीं लगता, लेकिन उस दिन 70 पॉइंट देने पर मेरे को लगा कि ये डाटा गलत डायरेक्शंस में क्यों जा रहा है। वी आर कैलकुलेटिंग समथिंग और जा कहीं हम और रहे हैं। उस दिन का जो सेटबैक था वो बड़ा सेटबैक था और मैंने आपको थर्सडे को वो नोटिस भी कराया। फिर 3 दिन की बैक टू बैक छुट्टी हुई, सोमवार को बाजार खुला तो उसने सिर्फ उसकी भरपाई की। जैसे 22,500 के ऊपर आके निफ्टी ने कल क्लोज किया। एक्चुअली में देखा जाए तो मार्केट में बढ़त आज फर्स्ट डे है। आज टुडे इज़ द फर्स्ट डे जब बाजार आपको फील करा रहा है कि यस, ना केवल मैं गैप बना सकता हूं बल्कि गैप में एडिशन भी कर सकता हूं और ये बिना रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर सकता हूं। एक बार जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाना। दूसरा पॉइंट, एडवांस डिक्लाइन की अगर आप रेशियो चेक करोगे ना तो वो भी अच्छी आई है। ये सेकंड डे है जब एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है, ये देखिए रिलायंस स्टिल दे आर इन द रेड, उसके बाद आप मार्केट का हाई बना रहे हो। एडवांस डिक्लाइन दिखाना। अब इस एडवांस डिक्लाइन में आप देखोगे F&O का 188 शेयर है, ठीक है, और 13 शेयरों में शॉर्ट है। मैं कल का नंबर भी आपको याद दिलाता हूं, कल करीब 100 शेयर्स लॉन्ग थे, आज भी करीब इसी में से ही, एक मिनट जस्ट मिनट, इसी 188 में से 155 शेयर लॉन्ग है। लॉन्ग होना अच्छी चीज होती है, शॉर्ट कवरिंग सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है। ऑल्दो आज भी करीब 155 शेयर जो लॉन्ग के बने हैं ये बाजार को कुशन दे रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग नींव रख रहे हैं मार्केट की। एक और पॉइंट मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, वो है एफआईज की होल्डिंग और डीआईज की होल्डिंग का। पिछले 3 से 4 दिनों में एफआईज की होल्डिंग पहले 18 पे पहुंची, अब 20 पे है। ये मार्च महीने में पहली बार फिर से 20% पे पहुंची है। और एक बात आपको याद होगी अच्छे से, हमने आपको बताया भी था कि जब जब यूएस के अंदर थोड़ी भी डिस्टर्बेंसेस उसके मार्केट में होगी, ध्यान रखिएगा, बाजार की इकोनॉमी अलग होती है, बाजार में अलग होता है। मैंने एक रियल एस्टेट का एग्जांपल देके बताया कि रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा टूटे बट ग्राउंड पे रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा चलने वाला एक असेट क्लास बना है, तो दोनों में डाइवर्जेंस होता है। ऐसे ही यूएस मार्केट्स के अंदर थोड़ा भी प्रेशर मार्केट्स में आएगा तो उसका एफआई छटक के इंडिया की तरफ भी ल्योर हो सकता आ सकता है। एक और बात, ये जो मैंने डीआईस के नंबर आपको बताए, ये मैंने बताया मैंने पिछले 1 साल में 71% की लॉन्ग होल्डिंग्स डीआईस की नहीं देखी है। और इस बीच इसी मार्च महीने में करीब 30,000 करोड़ से ज़्यादा की एफआईस ने सेलिंग की है। सेलिंग पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन इस सेलिंग में और पुरानी वाली सेलिंग में फ़र्क इतना है कि पिछले 1 से 1.5 महीने में डीआईस ने 20% लॉन्ग पोजीशंस अपनी बढ़ाई हैं, जो इंडिकेट कर रही हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से वैल्यू हंटिंग की है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा के देखो आज कि आज अगर डीआईएस 22,000 का माल या 22,000 के आसपास के स्टॉक्स लेके बैठे हैं तो दे आर इन द प्रॉफिट्स राइट नाउ। और एक और अच्छी चीज़ जो हो रही है कि रिटेलर्स थोड़ा माल छोड़ रहा है और अपने आप को लाइट कर रहा है। 71-72% की होल्डिंग्स थी, वो घटकर 68% हुई है। आई होप थोड़ी और भी घटेगी आने वाले दिनों में। और जितना जितना ये घटेगा, देखो मैंने आपको सुबह भी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी एक्सट्रीम बुल रन के अंदर एफआई सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स होनी चाहिए, बाद में डीआईस के, फिर रिटेल की होनी चाहिए। मार्केट के कंसोलिडेशन में सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स डीआईस के पास होगी, बाद में एफआईस के पास और फिर रिटेल में होगी। इससे पहले तक सारा क्रम उल्टा था, सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स रिटेल लेके बैठे थे और एफआई सबसे पीछे बैठे थे। इसलिए बुल रन ना होके ये बियर रन में तब्दील हुआ और कोई भी बाजार चलते हुए ऊपर से टूट जाता था, मल्टीपल्स में टूट रहा था। तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है स्टांस का। एक लाइन के साथ मैं कंप्लीट कर दूंगा, 22,800 लक्ष्मण रेखा है, मैंने सुबह भी आपको बताई थी, ये एक बार अचीव हो जाएगा, आप बाइंग ऑन डिप्स वाले मार्केट में तब्दील हो जाएंगे बजाय सेल ऑन राइज। अभी भी मैं 15 पॉइंट उससे दूर हूँ, भले मैं 250 पॉइंट देख रहा हूँ, लेकिन ये 15 पॉइंट की कीमत बहुत ज़्यादा है बॉस अब इन 250 पॉइंट से।
दूसरा बैंक निफ्टी के अंदर आज हमको लग रहा था कि 49,000 हिट करेगा, हिट कर दिया, अच्छा लगा देख के। 49,200 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। आज मार्केट ने जो बना रखा है इसको सिर्फ होल्ड भी कर लेना तो आप जीत जाएंगे, और कल छोटा सा गैप और मिल जाए तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपकी मार्च सीरीज़ काफ़ी अच्छे से क्लोजिंग करने जा रही है। और ये बात हमने आपको हिंट भी किया था कि मार्च की सीरीज़ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। एंड ट्रस्ट में, होली पे लिया हुआ माल दिवाली तक हो सकता है उससे पहले ही आपको बढ़िया प्रॉफिट देके जाए। रुचित जैन, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी और कुणाल परार, तीनों महारथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इन तीनों बाजार के एक्सपर्ट से हम करते हैं बातचीत। रुचित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कुणाल भाई आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और लक्ष्मीकांत शुक्ला जी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। किससे करें शुरू, कौन बोलना चाहेगा पहले? रुचित भाई आप बोलोगे क्या कुणाल जी से पूछें? जी डिम्पी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। डेटा तो रेडी है, आप कहे तो। आप ही बताइए सर। आप ही बताइए सर, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा आउटलुक दे दीजिए। अब हम अच्छा चल के आए हैं, अच्छा लग भी रहा है, लेकिन छोटे छोटे से रेजिस्टेंस है, पार हो जाएंगे, बस ये थोड़ी गाइडेंस और दे दीजिए सर। जी डिम्पी जी, थोड़े से कुछ डेटा पॉइंट्स है जो मैं पहले रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमने देखा है कि पिछले 2 महीने से कंसिस्टेंटली जो एफआईएस की पोजीशंस रही थी इंडेक्स फ्यूचर्स में और कैश सेगमेंट में, वो दोनों ही कंसिस्टेंटली सेलिंग की साइड रही थी। अब पिछले अगर 1 डेढ़ हफ्ते में देखेंगे तो उनकी जो सेलिंग साइड के फिगर्स है कैश में, बट जो क्वांटम ऑफ सेलिंग है वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। कि जितना एग्रेसिव सेलिंग वो डेली बेसिस पे 1 डेढ़ हफ्ते पहले कर रहे थे, वो पिछले 4 5 दिन में क्वांटम ऑफ सेलिंग रिड्यूस हो गई है। सेकेंडली, काफी समय बाद में एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े देखे तो वो शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पे 13% 14% के आसपास की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थी, वो हल्की सी इंप्रूव के कल के डेटा तक वो 13 14 वाली 20% तक आई है। राइट, तो एक तो सेलिंग उनकी थोड़ी कम हुई है, और ऊपर से हमने देखा है कि एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट्स कवर हो रही है। तो आई थिंक यही ट्रिगर मार्केट वेट कर रहा था, मार्केट पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे थे इस ट्रिगर के लिए, ताकि एक कंफर्मेशन मिल सके कि वो शॉर्ट कवरिंग मूव आई है। सेकेंडली, टेक्निकली आप देखेंगे एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होता है 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तरीके से मानते हैं। तो 11 फरवरी के बाद आज पहली बार निफ्टी ने अपना 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज सुबह सरपास किया है। तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण हम डेफिनेटली ये पुल बैक मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। और सबसे पहला आई थिंक 23,000 के आसपास हम एक्सटेंड होने चाहिए, कि जहाँ पे ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन फिर से आएगी। बट जैसे एक बात अच्छी है कि जो आज अपमूव है वो ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन से, ऐसा नहीं है कि कोई 2 4 हैवीवेट्स या सिलेक्टिव हैवीवेट्स मार्केट्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, बट ब्रॉडर मार्केट्स पार्टिसिपेशन है। इसके लिए हमें लग रहा है कि 23,000 पहला लेवल रहेगा जो नो एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ से। और अगर वो सरपास हो जाता है कि वो ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन जो स्क्वायर ऑफ करते हैं वो सरपास हो जाता है, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज 23,400 पे है। तो वो ऑफकोर्स थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, बट क्वाइट पॉसिबल है हम वो लेवल्स भी इस नो अप मूव में छूते हुए देख सकते हैं। ठीक है, रुचि जी की ये इंडेक्स को लेकर स्ट्रेटजी होगी। लेकिन चलिए फटाफट अब अपने सभी एक्सपर्ट से जानते हैं कि आपको क्लोजिंग ट्रेड में कहां पर नजर रखनी है और कहां पर आपकी होगी कमाई। लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी आप बताइए कहां पर आपकी नजर है, क्या ट्रेड करना? वेल, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है मार्केट में। एंड अकॉर्डिंगली जो मोमेंटम है, दो यहाँ पे स्टॉक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, टाटा मोटर्स और एल&टी। सबसे पहले एल&टी की बात कर लेते हैं। 3265 के अराउंड खरीदारी करके चलने की सलाह है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक ने बॉटम आउट पोजीशन बनाई है, आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम ये स्टॉक में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 3330 का पहला टारगेट होगा, और जैसे ही वो ब्रेक होगा आपको 3440 तक के भी अल्टीमेट लेवल देखने को मिल सकते हैं। 3180 के पैसल के साथ हम ये पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे। और दूसरा जो है टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स की बात करें तो अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे टाटा मोटर्स में भी देखने को मिला है। इतना ही नहीं, अभिषेक जी, पहले भी हमने टाटा मोटर्स के ऊपर
670 के कॉल का रिकमेंडेशन दिया था। टाटा मोटर्स फिलहाल 678 के पास है, तो वहां पे भी टारगेट अचीव होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स कैश में 662 के अराउंड हम यहाँ पे पोजीशन बना के चलने की सलाह देंगे। 690 का पहला टारगेट होगा, एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 710 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो एल&टी और टाटा मोटर्स यहाँ पे दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, बढ़िया है। दोनों दिग्गज शेयर 690 रुपए के टारगेट हो गए टाटा मोटर्स के लिए, और एल&टी के लिए टारगेट 3330 रुपए का। इंडेक्स वाले शेयरों पर रणनीति कुणाल जी की तरफ से। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी नमस्कार, आप बताइए आप क्या खरीदेंगे सर? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून जी। हमें निफ्टी मेटल्स के काउंटर में अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मंथली चार्ट्स पर भी देखें तो ऑलरेडी हमें डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद जो निफ्टी मेटल्स है वो अभी काफ़ी दिनों से अपने अपर लेवल्स पे ही सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में ये तेजी बरकरार रहेगी। तो उसी में से जो हमारा पहला रिकमेंडेशन है वो है वीडीएल में काफी दिनों के बाद हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर आज इसने अपने सारे की मूविंग एवरेजेस, सिग्निफिकेंट की मूविंग एवरेजेस होते हैं, उनको रिक्लेम किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसमें हमें कंसिस्टेंट अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम करंट लेवल्स पे वीडीएल को बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 476 के, और हमें 446 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है वीडीएल में। दूसरा जो हमारा काउंटर है वो है कोल इंडिया का। कोल इंडिया में हमें रिसेंटली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज का जो कैंडल फॉर्मेशन है वहां पर बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और पिछले 3 से 4 दिनों में यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आज के सत्र में इसने जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई था 390 के लेवल का, उसके ऊपर ये आज क्लोजिंग देने वाला है। तो लगता है कि यहाँ से भी हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम इंडिकेटर ऑसिलेटर भी नजर डालें तो वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम कोल इंडिया को भी बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 412 के, और हमें 382 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है कोल इंडिया में। ठीक है, पॉइंट टेकन है। और आपने अलग अलग स्टॉक्स सभी एक्सपर्ट्स के देख लिए, जान लिए, लिख भी लिए होंगे। एक बार स्पीड से सभी के सभी शेयर्स वापस से घुमा दो स्क्रीन पर, ताकि इसके ज़रा और नोटिस हो पाए। कुणाल परार के भी एक बार स्टॉक्स हम ले लेते हैं और उनसे भी ज़रा आप नोटिस करवाएंगे आपको स्टॉक्स। कुणाल जी, शेयर्स निकले हुए हैं ना आपके, बताइए सर। सर वही 2 स्टॉक है, टाटा मोटर्स और एल&टी, खरीदारी करके चलने की सलाह दी है। एक बार लेवल वापस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टाटा मोटर्स बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन में फिलहाल है, 662 के एक्सेल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 690 710 के 2 टारगेट है, और एल&टी है 3180 के एक्सेल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3330 और 3440 यहाँ पे 2 टारगेट है। और मैं यहाँ पे एक और बात आई थिंक जोड़ना चाहूंगा, जिस हिसाब से निफ्टी की मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं मार्च के मंथ में ही आप देखें सर जी कि निफ्टी ने अपना जो है मोमेंटम थोड़ा सा संभाला हुआ है। मार्च में ही निफ्टी ने अपना बॉटम बनाया है, और मार्च में ही यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जो साइडवेज मोमेंटम में निफ्टी चल रही है उसका ब्रेकआउट आया है। यानी 9 नंबर का जो न्यूमरोलॉजिकल जो संजय जुमानी जी ने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बताया था वो कहाँ ना कहाँ यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये पूरा का पूरा महीना संभल जाता है तो आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे लेवल का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। नहीं, पॉइंट ठीक है, क्योंकि मार्केट्स है और मार्केट्स में सभी एंगल्स, सभी तरह की स्टडीज़ का हम वेलकम करते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो टेक्निकल्स हो, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, चाहे कैसे भी हो। और मैं तो इस बीच में बहुत बिलीव भी करता हूँ कुणाल जी, मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ। इनफैक्ट राजेश जी भी बिलीव करते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, राजेश पालविया जी, और आई थिंक रुचित भी करते होंगे बिलीव, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी बिलीव करते होंगे कि मार्केट्स में सबका रीडिंग का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिसका भी एनालिसिस अच्छा से रहता है, बढ़िया रहता है, उस पर वो स्टिक रहे, बैक टेस्टेड रहे ना, तो बहुत अच्छा होता है। और ये बात देखिए, अभी रुचित ने जब स्टार्ट किया ना तो उन्होंने एफआईज की होल्डिंग से शुरू किया। जब मैंने भी शुरू किया तो एफआईज की होल्डिंग से किया। तो रुचित तो मेरा कनेक्शन थोड़ा एफआईज वाला वेटेज ज़्यादा रखते हैं। और आपने वो मार्च वाली सीरीज़ का बात उठाया कुणाल जी, लक्ष्मी जी भी यही बात बोल रहे हैं। अब राजेश जी के पास चलते हैं, ज़रा उनसे ही उनकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं। राजेश सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है सर, 750 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, अच्छा लग रहा है?
देखिए, ग्रीन मार्केट तो हमेशा सबको अच्छा ही लगता है, और हालांकि हम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में थे तो एक पुल बैक तो बनता था, और वही हमने देखा मार्केट में आते हुए दिखा है। ब्रॉड बेस बाइंग भी आज देखने को मिली, तो ये एक थोड़ा सा ब्रीदर जरूर मिला है। जो इतने दिनों से हम एक गिरावट देख रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस लौटते हुए दिख रहा है स्ट्रीट पे, तो एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि इतने गिरावट के बाद हम एक अच्छा सस्टेनेबल अपमूव के ट्रेजेक्टरी में वापस आते हुए दिख रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करना भी एक काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, जो कि आज होते हुए दिखा है। तो अगर इसके ऊपर रहेंगे तो जरूर बाइंग और कंटिन्यू होते हुए दिखेगी मार्केट में। मूविंग टू द स्टॉक्स, 3 स्टॉक आइडिया है। मार्केट इतना अच्छा मूव दे रहा है, निफ्टी 250 पॉइंट के ऊपर है, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट के ऊपर है, तो ऐसे मार्केट में 3 स्टॉक आइडियाज है बाइंग साइड के। पहला स्टॉक है टाटा पावर। आज पावर स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और टाटा पावर का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे रिवर्सल आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में ऑलमोस्ट 3-4 वीक से स्टॉक लोअर साइड पे कंसोलिडेशन कर रहा था, और आज जिस तरीके से मूव बना है और पूरे पावर सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, तो हमें लगता है टाटा पावर यहाँ से एक मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 374। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 357। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ऑयल इंडिया का। ये स्टॉक में भी एक करेक्शन के बाद एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है डेली चार्ट पे। जिस तरीके से स्टॉक के स्ट्रक्चर है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है, और पिछले 8-10 दिनों में हमने देखा स्टॉक ने एक लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे ऑलरेडी बनाते हुए दिखा है। सेक्टर में भी एक मोमेंटम है, तो ऑयल इंडिया हमें लग रहा है कि ये स्टॉक 397-400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। यहाँ पे बाय करने की सलाह है 379 के स्टॉप लॉस से। और तीसरा स्टॉक है बैंकिंग स्पेस से, और जिसमें हमें कोटक बैंक यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट ये स्टॉक ने डिस्प्ले किए इस वोलेटाइल मार्केट में, और पूरा बैंकिंग सेक्टर में देखे तो एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों में। कोटक बैंक का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है, और हमें लगता है यहाँ पे 2065 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो कोटक बैंक बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2010। ठीक है सर, आपने 3 शेयर्स दे दिए, टाटा पावर और ऑयल इंडिया दिया है आपने, और एक कोटक महिंद्रा बैंक दिया है। तीनों के तीनों शेयर्स की स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह वाली प्लेट हमने आपकी स्क्रीन पर डाल दी है। सभी एक्सपर्ट्स अमूमन अपने शेयर्स दे चुके हैं, और सभी एक्सपर्ट्स के ट्रेडेबल वापस से स्क्रीन पे घुमा दीजिएगा। तो बाजार में शानदार तेजी है। निफ्टी में करीब 280 अंकों का उछाल है, और निफ्टी बैंक करीब 800-850 अंकों पर कारोबार कर रहा है, और आज क्रूशियल लेवल हमने 49,000 का भी पार कर लिया है। बाजार की दिशा यहां से क्या होगी? आज हम देख रहे हैं कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वहां पर भी अच्छी रौनक है, और ये सारे के सारे स्टॉक्स अपने ऊपरी स्तरों से करीब 20%, 30%, 35% नीचे का कारोबार कर रहे हैं। क्या यहां पर आपके लिए मौके हैं? जरा इसको समझते हैं पूरे सिनेरियो को। हमारे साथ जुड़ गए हैं इटिनो और इटिनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया स्टूडियो में। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार पर एक जरा व्यू दीजिए सर। आज 1.25% की तेजी हो गई, तो सब लोग बड़े उत्साहित दिख रहे हैं बाजार में। हालांकि अभी भी अगर ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो अभी लंबा सफर तय करना है। 12-13% तो अभी भी हम नीचे ही हैं। आज की तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि चीजें बदलने की शुरुआत हो गई है? अभिषेक, मार्केट में 2 चीजें होती हैं, भाव और भावना। हम दोनों चीजों की बात करते हैं। मार्केट में भाव बदल चुके हैं, मगर मार्केट में भावना इस समय नहीं बदली है, और मुझे लगता है मार्केट की भावना को इस समय बदलना पड़ेगा। हम आगे का रुख समझने से पहले पीछे चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में समस्या क्या थी। मार्केट में समस्या का नंबर 1 कारण था मैक्रो, जहां पर अर्निंग्स धीमी हो रही थी, सरकार की स्पेंडिंग कम हो रही थी, और जहां पर हमने देखा था कि मार्केट के अंदर जो अर्निंग्स थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा थे, लिक्विडिटी काफ़ी कम हो चुकी थी। क्या वो मैक्रो कंसर्न्स इस समय ठीक हो रही हैं? जीएसटी टैक्स कलेक्शन ठीक है, एडवांस टैक्स नंबर्स अच्छे आए थे, आरबीआई ने लिक्विडिटी इस समय ठीक कर दी है, और सेबी के नए चेयरमैन आ चुके हैं। तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें हुई हैं जो मार्केट उनकी बातें नहीं कर रहा है, मगर मार्केट उनको लंबे तरीके पे लंबे समय तक नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो ये लोकल है, आरबीआई, सेबी के नए प्रमुख, एडवांस टैक्स कलेक्शन, क्रूड में गिरावट, और महंगाई जो इस समय 4% के नीचे आ चुकी है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट भी काटा है। तो मैक्रो हो गया। फिर आप बात करते हो ग्लोबल मैक्रो की।
अमेरिका के अंदर हमने देखा है गिरावट देखने को आ रही है, और हम ये बोलेंगे, हम काफ़ी टाइम से इतनी स्वदेश पे बोल रहे हैं, भैया ये नहीं चलने था। अमेरिका के अंदर 70% दुनिया की मार्केट कैप थी, 60% ऑफ द टोटल डेट था दुनिया का, और 5% ऑफ द आबादी थी। तो ये तो नहीं होने वाला था कि और मार्केट चलेंगे, तो अमेरिकी मार्केट गिर चुके हैं। अमेरिका मार्केट जब गिरा है तो क्राउडेड ट्रेड खत्म हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं जो एफआई दुम दबा करके इमर्जिंग मार्केट से निकल करके वो दूसरे मार्केट्स में जा रहा है। उसके अंदर हमने देखा है जो उनकी जो गिरावट थी, आउटफ्लोज थे, आउटफ्लो के अंदर हमने अच्छा खासा ड्रॉप हमने देखा है। एवरेज सेल नंबर इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब वाज अबाउट 3000 करोड़ अ डे। नाउ द एवरेज सेल नंबर हैज कम डाउन टू अबाउट 1200-1300 करोड़ अ डे। कल के नंबर को मैं एवरेशन मारूंगा बिकॉज एक एफएनओ एडजस्टमेंट थी। तो मुझे लग रहा है कि कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको मार्केट इस समय नज़रअंदाज कर रहा है, और आई थिंक वो जो समस्या थी जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा था, मुझे लग रहा है कि कुछ समस्याओं को इस समय अब देख रहे हैं कि समय, मैक्रो या फिर ट्रेंड्स की वजह से उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। निकुल सर, आज तो मेरा दिन वैसे भी थोड़ा ठीक था, क्योंकि सुबह सुबह आपसे आज भले 20 सेकंड बात हुई, लेकिन बात फाइनली हुई। और दूसरा, आप जब सुबह ये भी बात बता रहे थे कि जो डीआईएस की होल्डिंग है वो बहुत अच्छी है, 70% है। अभी सर एफआईज झक मार के आएंगे ना, ये हम मान के चले ना? डिम्पी जी, जो 20 सेकंड के हमारे वार्तालाप के अंदर आपसे जो मैंने सीखा, आई थिंक वो अगर हम बताने लग जाऊंगा तो आई शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू कि आपने जो मुझे कान में फूंक मारी थी, कहा तेजी का दिन रहेगा। अंदर की बात तो वही है। 7:30 बजे डिम्पी जी ने बोला निकुंज सर मार्केट ऊपर रहेगा, मैंने बोला क्यों, बोला देख लेना। हाँ, तो 20 सेकंड की कॉन्वर्सेशन यही थी हमारी। नहीं सर, बात वो नहीं है, क्योंकि आपका एनालिसिस काफ़ी अच्छा है। हाँ, देखिए एफआई की बात करते हैं, तो एफआई की बात करते हैं। देखिए एफआई की दिन भी एक समय होता था जब एफआई छींक मारता था पूरे मार्केट को बुखार हो जाता था, एफआई छींक मारता था पूरे मार्केट को बुखार हो जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। आपको मैं 2-3 आंकड़े देता हूँ। एसआईपी का जो नंबर है पिछले 3 महीनों से, जबकि मार्केट की हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है, एसआईपी का नंबर इस समय 25,000 करोड़ के ऊपर है। 25,000 करोड़, 26,400 या 26,500 पीक में था, उससे 500 करोड़ गिरा है। तो 500 करोड़ एफआई फ्लोज में अगर गिरावट आई है तो कि ज़्यादा गिरावट एफआई फ्लोज के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, नंबर 1। डीआई फ्लोज में देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ फ्लोज में देखने को नहीं मिल रही, नंबर 1। सेकंड, मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है कि एफआईज अगर अमेरिका से निकल रहे तो कहाँ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर इंडिया में आएंगे, पर ज़बरदस्त वापस नहीं आएंगे। इस समय पहला पड़ाव रहेगा यूरोप, दूसरा पड़ाव रहेगा चाइना, तीसरा पड़ाव रहेगा आपका इंडिया। यूरोप इसलिए क्योंकि यूरोप में रिबाउंड ट्रेड है, यूरोप मार्केट कहीं नहीं गए हैं। 3 महीने पहले यूरोप का जो पी मल्टीपल था वो ऑल टाइम लो पर आ चुका था, तो वो सस्ते हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जर्मन इकॉनमी को स्टिमुलेट करा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक रिबाउंड रैली इस समय वापस आ सकती है। दूसरा पोर्ट ऑफ कॉल रहेगा चाइना, जहाँ पर इस समय चाइनीज़ मार्केट के अंदर अचानक जान आ चुकी है, काफ़ी आउट परफॉर्मेंस है। कई लोगों का मानना था चाइना सस्ता है, अब लोग कन्विंस हो रहे हैं कि चाइना के अच्छे दिन आने वाले हैं। और तीसरा इंडिया एक स्ट्रक्चरल लोग आएंगे जो 3 से 5 साल का व्यू लेते हैं, जो जानते हैं कि भाई इंडिया के अंदर अगर आप आओगे तो आपको भयंकर रिटर्न नहीं मिलेगा, मगर आपको एक रिटर्न मिल सकता है जो कि अर्ली टीन्स में हो। और अगर आप एक लंबी अवधि के लिए 3 से 5 साल का व्यू लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे। तो एफआई फ्लो मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा बहुत ज़बरदस्त इंडिया में नहीं आएगा, बिकॉज कई और मार्केट्स इस समय खुल चुके हैं जिनके अंदर ऑप्शंस ज़्यादा हैं। आज से 3 साल पहले मैं बोलता इंडिया के अलावा ऑप्शन ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि यूरोप में लफड़े हो रहे थे, युद्ध हो रहा था, चाइना का डेटा अच्छा नहीं था, इंडिया वॉज द ओनली प्लेस वेयर फ्लोज वॉज कमिंग। मगर नाउ इंडिया विल हैव टू कम्पीट फॉर द फ्लोज विच इज़ कमिंग आउट ऑफ यूएस। निकुल सर, एक आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं कि ये जो कंज्यूमर टेक या फिर फिनटेक वाले जो शेयर हैं जिन पर आप काफ़ी पैनी निगाह भी रखते हैं, आपके एनालिसिस अमूमन सही रही है इन स्टॉक्स को लेकर। ऊपरी स्तरों से अगर हम देखेंगे तो 20% 30% नीचे आ गए हैं। पेटीएम हो, पॉलिसी बाजार हो, या फिर जोमेटो स्विगी की ही बात कर लें, ये भी काफ़ी नीचे आ गए हैं। और आज हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं सारे के सारे शेयरों में। आपको लगता है कि फिर से एक बाइंग मोमेंटम देखेंगे जो सस्टेन्ड होगी यहाँ से? तो अभिषेक, क्या जोमेटो 300 रुपया अचानक हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है। कि क्या पेटीएम 1200 रुपया हो सकता है? अभी तो नहीं लगता है, क्योंकि ये स्टॉक्स इस समय महंगे हैं और इन स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि धीमापन आ रहा है। जोमेटो इस समय क्विक कॉमर्स में निवेश कर रहा है, जिसकी वजह से उसके जो रिटर्न रेशियोज़ हैं वो इस समय सबड्यूट रहेंगे।
इस समय हम देख रहे हैं कि पेटीएम के अंदर वॉलेट लाइसेंस को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है, तो वहाँ पे भी कोई बहुत खास परिवर्तन नहीं देखने को मिल सकता है। पीबी फिनटेक ये क्वार्टर उनका जाहिर से अच्छा रहेगा, बिकॉज ये एक पीक क्वार्टर होता है इंश्योरेंस सेलिंग के लिए, तो उनके नतीजे अच्छे आएंगे। लेट्स सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स टू इट। मगर एक मैं थीम बता देता हूँ जहाँ मुझे इस समय लगता है कि मार्केट में नज़र रखनी चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आउट परफॉर्म करेगा, और वह वैल्यू रिटेल। कई कारण हैं इसके। प्रमुख कारण तो मुझे लगता है कि ये जो क्विक कॉमर्स के अंदर जो भेड़ चाल लगी हुई है ना डिम्पी और अभिषेक, मुझे लगता है भेड़ चाल बंद होने वाली है। सब क्विक कॉमर्स में घुस रहे हैं, ना कोई आता ना कोई पता, सब बस फैशनेबल लगता है क्विक कॉमर्स। तो कोई क्विक कॉमर्स में कोई क्विक कॉमर्स के अंदर चीकू और आम बेच रहा है, तो कोई लैपटॉप और फ्रिज बेच रहा है। भैया ऐसे नहीं चलती है दुनिया। सब लंबा लंबा लॉस कर रहे हैं। जेप्टो का क्वार्टरली लॉस अगर मैं आपको बताऊंगा तो 200-250 करोड़ है। तो मुझे नहीं लगता कि क्विक कॉमर्स के अंदर, जहाँ पर इस समय काफ़ी लोग आ चुके हैं, ये क्विक कॉमर्स के अंदर इतना बड़ा ट्रेंड चलता रहेगा, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट देयर फॉर एनी ऑफ द प्लेयर्स। तो मुझे लगता है कि क्विक कॉमर्स का चक्का आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जा कर के रुकेगा। क्विक कॉमर्स का चक्का आज अगर जा कर के रुकेगा तो मार्केट इस समय जो वैल्यू रिटेल स्टॉक्स के में मारामारी कर रहा है वह वापस उभरने लगेंगे। कौन से वैल्यू रिटेल स्टॉक्स इस समय? वी मार्ट, डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट। डिम्पी और अभिषेक, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। जब हिंदुस्तान के अंदर रिटेल ट्रेड आ रही थी, जब हिंदुस्तान में बड़े बड़े मॉल खुल रहे थे, तो हमें क्या बोला गया था? जी भैया, अपना जो कोने में किराने वाला है उसकी दुकान बंद होने वाली है, इंडिया में ऑर्गेनाइज रिटेल आ गई है। मगर कई ऑर्गेनाइज रिटेल की दुकानें बंद हुई, किराना वाला वहीं पे टिका रहा है। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि क्विक कॉमर्स को लेकर के मार्केट में इस समय जो भय हो गया है कि भाई सब क्विक कॉमर्स ही करेंगे, सब 10 मिनट की डिलीवरी में ही डिपेंड करेंगे, मुझे नहीं लगता वैसा होने वाला है। मुझे लगता है कि इट इज़ अ गुड टाइम टू थिंक कॉन्ट्रा। आज से 3 साल पहले हमने बोला था कि आपको जोमेटो लेना चाहिए, उस समय कॉन्ट्रा कॉल थी, मगर मेरी कॉन्ट्रा कॉल इस समय ये है कि क्विक कॉमर्स को छोड़ें और वैल्यू कॉमर्स या फिर वैल्यू रिटेल की तरफ वापस जाएं। बिल्कुल सही, क्विक कॉमर्स छोड़िए, वैल्यू रिटेल की तरफ वापस जाइए। निकुल सर, एक ऑब्जर्वेशन मेरा भी था कि अगर आप ना ये जेप्टो हो या फिर स्विगी इंस्टामार्ट हो, इनके ऐप अगर आप काफ़ी दिनों के बाद अगर खोलेंगे तो आपको कभी 100 रुपये, कभी 150 रुपये ये फ्री कैश भी दे रही हैं। तो फ्री कैश डिस्काउंट ये कब तक चलेगा? ये वाकई सोचने वाली चीज़ है ये। नहीं जी, फ्री कैश आप इसलिए ले रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। आप इसलिए दे रहे हैं फ्री कैश क्योंकि आपको फंडिंग मिल रही है। भाई आपके पास पीछे से किसी की फंडिंग मिल रही है। अब वो फंडिंग इस मार्केट में कितने समय तक चलेगी? भाई अल्टीमेटली कंपनीज हैव टू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स, बिकॉज जेप्टो को पब्लिक जाना है। और स्टॉक मार्केट में हमने देखा था जब जोमेटो और पॉलिसी बाजार और जब पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनीज पब्लिक गई थी तो मार्केट में क्या धुलाई हुई थी उनकी। तो जोमेटो का टर्न जब आया, जब जोमेटो ने बोला हम प्रॉफिट बनाएंगे, पेटीएम में टर्न आया जब पेटीएम ने इंडिकेशन दिया, वो आईसी में आए थे, जीबीएस में आए थे फरवरी में, उन्होंने बोला कि भाई आई विल बी इन प्रॉफिटेबल कंपनी बाय नेक्स्ट ईयर। पॉलिसी बाजार जिस प्रकार के आंकड़ों की बात कर रहा है, FY27 में 1000 करोड़ की पैट की बात कर रहा है, अदर इनकम इंक्लूडेड, तो एकदम कहते हैं ना कि पूरा का पूरा चक्र उल्टा हो गया है। तो अगर जेप्टो को पब्लिक जाना है, जो कि उसको जाना पड़ेगा बिकॉज उसने पैसा ले लिया है, कमिटमेंट है शेयर होल्डर्स को लेकर, उसने एक प्रकार का ये आश्वासन दिया है, तो उनको प्रॉफिट में आना पड़ेगा। तो प्रॉफिट में आने के लिए आपको जो फ्रीबीज हैं वो बंद करनी पड़ेगी। फ्रीबीज बंद करनी पड़ेगी तो डिमांड पे असर आएगा, डिमांड पर असर आएगा तो डिमांड क्या क्विक कॉमर्स से वैल्यू कॉमर्स में दोबारा आ सकती है। मैं इतना ही प्रश्न, यही प्रस्ताव मैं टेबल पर रख रहा हूँ। परफेक्ट सर, नहीं बढ़िया एनालिसिस है और उम्मीद करेंगे कि नहीं जिनके मन में संशय रहा हो कि अच्छा अगर आपको कंजम्पशन थीम पे प्ले करना है तो कहाँ जाना है, वो चीज़ें दूर हो गई होंगी लोगों के मन में शंकाएं। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर जुड़ जाएंगे तो आपके सामने वो बात भी रखेंगे। खैर इस बीच फटाफट से राजेश सर से मैं 1-2 शेयर पता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर और मेहमान भी उनसे भी शेयर्स पता करेंगे। इंडिगो, राजेश सर कैरी करना है अभी और चलेगा क्या? 4800 तक हम आ चुके हैं धीरे धीरे करके। देखिए स्ट्रक्चर तो इसका ओवरऑल बुलिश है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है डेली चार्ट पे, और जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक प्लेस्ड है, हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 4700 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। और हायर साइड पे जैसे ही स्टॉक में 4830 के लेवल क्रॉस होंगे तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 4950 की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। तो यस, यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग साइड का लिया जा सकता है। ट्रेड लॉन्ग साइड का लिया जा सकता है। दूसरी बात, अब जरा आप तेजस को जोड़ के ऑप्शंस का एक ट्रेड ले लेते हैं, फिर कुणाल परार से भी बातचीत होगी और लक्ष्मी जी से भी बातचीत होगी। ऑप्शंस का ट्रेड लेके आइए।
तेजस, कैसा लग रहा है पहले तो मार्केट आपको, और दूसरा ऑप्शंस का ट्रेड कैसा है? मार्केट अभी रेजिस्टेंस के करीबन ट्रेड कर रहा है, तो 22,800 के ऊपर आज बंद देता है तो मेरे हिसाब से कल ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू होगी। और ऑप्शन के लिए जो मैंने स्टॉक आज चुना है वो है JSW स्टील। मेटल एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है, और आज जो JSW स्टील ने निचले स्तरों से काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, और स्टॉक जो है एक राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं, और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड हो रहा है। तो ऑप्शन के माध्यम से हम सजेस्ट कर रहे हैं इसमें बाइंग करना। तो रेंज रहेगी 14 और 15 के बीच में। 1020 का जो मार्च का कॉल है वो परचेज करना है आपको। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 9 का, पहला लक्ष्य रहेगा 21 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 27 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 8,100 का और अधिकतम नुकसान होगा 4,050 का। ठीक है, ये JSW स्टील है। वैसे भी जब मार्केट्स थोड़ा हीट अप होने लगे तो समझ लेना कि मेटल्स के दिन अच्छे आ रहे हैं। और अब तक ग्लोबली मार्केट्स में अगर ये खबर आ जाए कि रशिया और यूक्रेन के बीच में मामला ठहर गया है और सीज़फायर हो गई है, तो ट्रस्ट मी एक ग्लोबल टर्न अराउंड भी आपको मेटल्स के अंदर दिखेगा, क्योंकि चाइना वापस से थोड़ा हीट अप हो रहा है। और अगर गुड न्यूज़ आती है तो ये मेटल कंपनीज़ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। JSW स्टील की एक कॉल है, सीधी 1020 की स्ट्राइक है, एट द मनी कॉल है, सामने पे खरीदी हुई कॉल रखना। 14-15 रुपये में मिल जाएगी। 9 रुपये का स्टॉप लॉस, 21 से 27 तक का टारगेट है, और 8,000-4,000 का लॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेटेड है पर लॉट का ये। ठीक है जी, तो तेजस शाह की रिकमेंडेशन भी है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी दिखा दो। फाइनेंशियल थोड़ा लीवरेज वगैरह अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, स्टॉप लॉस रिग्रेसली फॉलो करना चाहिए ऑप्शंस में, और थोड़ा देख दाग के ट्रेड करने की ज़रूरत है। नहीं तो अदरवाइज 10 में से 9 लोगों में आपका नाम भी आ जाएगा जो कि डेरिवेटिव से लॉस कमा के ही निकल। तेजी निफ्टी ने 22,800 का भी स्तर हासिल कर लिया है, और करीब करीब 1 महीने के बाद हम ये 22,800 के आसपास के लेवल की दर्शन कर रहे हैं। सेंसेक्स करीब 1000 अंकों पर है। निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है करीब करीब 900 अंकों के आसपास की बेहतरीन तेजी, और ये आया है दिग्गजों के दम पर। बैंकिंग में आज कमाल कर रहे हैं ICICI बैंक और HDFC बैंक, दोनों में अच्छी तेजी हो रही है। ICICI बैंक में करीब 3% के आसपास की तेजी दिख रही है। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि आज शेयरों में कहां पर बड़ा एक्शन है। लेकर आएंगे बिग एक्शन स्टॉक्स। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अंश भीलवार। अंश, बताइए क्या खबरें हैं और कहां पर एक्शन हो रहा है? बिल्कुल, आज सबसे ज़्यादा एक्शन हमें पेटीएम में होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक 6% चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कंपनी की जो सब्सिडरी है पेटीएम मनी, वो अब सेबी रजिस्टर्ड RA यानी रिसर्च एनालिस्ट बन चुकी है। सेबी ने परमिशन दे दी है। इसके चलते अब जो पेटीएम मनी है वो रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, रिसर्च रिपोर्ट्स बना सकती है, अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन भी दे सकती है। इसलिए इसमें काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। अगर दूसरा स्टॉक यहाँ पे हम देखें तो शिल्पा मेडिकेयर नजर आता है। इसमें भी अच्छे हमें 5 से 6% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल कंपनी की जो होली ओन सब्सिडरी है उसने मैपट्री बायोलॉजिक्स के साथ एक करार किया है, जिसके चलते दोनों मिलके एक ड्रग तैयार करने वाले और उसे बेचने वाले हैं। तीसरा स्टॉक जो हमारे फोकस में है वो है वरुण बेवरेजेस का। सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और इन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस यहाँ पे देखें तो 750 का दिया है। करंट मार्केट प्राइस 530 के आसपास है, तो यहाँ पे और कुछ 40% का अपमूव बनता हुआ नजर आ सकता है। फोर्थ स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है वो है इरकॉन का। यहाँ पे भी बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल कंपनी को एक ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट ऑफ मेघालय की तरफ से, और ये जो जॉइंट वेंचर है इसका टोटल अमाउंट कुछ 1096 करोड़ का है, जिसमें से कंपनी का शेयर करीबन 26% का है। आखिरी स्टॉक जो हमारे फोकस में है वो है आदित्य बिरला रियल एस्टेट का। इसमें भी बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल कंपनी की जो होली ओन सब्सिडरी है वो पुणे में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है, और इस प्रोजेक्ट की जो अगर रेवेन्यू पोटेंशियल देखे तो वो करीबन 2700 करोड़ की है। इसके चलते इसमें भी काफ़ी आज पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। ठीक है अंश, बहुत शुक्रिया सारे के सारे स्टॉक्स एक बार रिकैप करने के लिए कि कहां पर तेजी हो रही है और क्यों हो रही है। राजेश जी, शिल्पा मेडिकेयर, कुछ अच्छी खबरें आई हैं हाल फिलहाल, और आज देखिए बढ़िया तेजी इस शेयर में हो रही है। 10% के आसपास की तेजी फिलहाल दिखेगी, और तेजी यहां से होगी। किसी को मान लीजिए नया ट्रेड करना हो, अगर करें इसमें ट्रेड?
देखिए आज जो स्टॉक में मूव बना है वो ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है। अभी सलाह ये रहेगी कि अगर ये स्टॉक वापस 690 के लेवल को क्रॉस करता है तो एक जरूर यहाँ पे वापस से लॉन्ग साइड का ट्रेड फ्रेश लिया जा सकता है। बट एट दिस मोमेंट जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं और उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 665 के आसपास रखना होगा। फ्रेश लॉन्ग के लिए 690 का लेवल का वेट करें, अगर वो क्रॉस होता है तो फिर बाय करें, वहां से फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 720 740 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, 720 740, लेकिन 690 पर पहले नजर रखिए। 7% की तेजी फिलहाल हम देख रहे हैं। ऊपरी स्तरों से थोड़े सा नीचे ये शेयर जरूर आके कारोबार कर रहा है। एक और शेयर इसके बारे में कुणाल जी आप व्यू दीजिए। आईटी में अगर आपको ट्रेड अपने हिसाब से कुछ दिख रहा हो तो बताइए। हालांकि थोड़े से डाउन ट्रेंड बने आईटी स्टॉक्स आज संभलते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप में हम देख रहे हैं कि कुछ शेयर तेजी से भाग रहे हैं। एक शेयर है मैस्टेक, जहां पर 18% के आसपास का इंट्राडे हमने उछाल देखा। हालांकि उसके पहले 5 दिन लगातार ये शेयर गिरा और 12% की गिरावट झेलने के बाद आज एक दिन में पूरी की पूरी भरपाई कर दी मैस्टेक ने। आईटी में आपको बेहतर क्या लग रहा है? कुणाल जी। शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही कुणाल तक। लक्ष्मीकांत जी आप जवाब दे पाएंगे इस पर? जी, अगर हम निफ्टी आईटी के इंडेक्स को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है, भले ही वहाँ पे हमें हल्का फुल्का एक ठहराव नजर आता हुआ दिख रहा है पिछले 2 दिनों से, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन ही दिखाई दे रहा है। तो हमारा भी नजरिया यही है कि निफ्टी आईटी के स्टॉक्स अभी कुछ दिनों के लिए तो अवॉइड करने चाहिए। हालांकि अगर हम इस स्टॉक की बात करें मैस्टेक की, तो यहाँ पर अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम हमें आज देखने को मिले हैं। तो अगर हम इसके डेली के चार्ट्स पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पर भी हमें जो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अभी वो जाके 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 2550 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। अनटिल अनलेस उसके ऊपर अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मूव देखने को मिल सकता है। निचले स्तर पर 2320 से लेकर 2280 तक के सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं मैस्टेक में। बट मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 2550 के ऊपर अगर निकलता है तो मैस्टेक में बाय करके चलना चाहिए। नई तेजी नहीं करनी है। इस तेजी को देखकर आप उत्साहित मत होइएगा। शेयर गिरा था, आज डैमेज रिपेयर हो रहा है। मैस्टेक के शेयर में नई तेजी करनी है आपको 2550 रुपए के ऊपर। आज पहले 500 पॉइंट जोड़े बैंक निफ्टी ने, फिर 700 पॉइंट जोड़े, फिर 800 पॉइंट जोड़े, अब 900 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट बंद ही नहीं होनी चाहिए। आज मेरी नज़र बार बार सुई पे भी जा रही है। मैं सोचता हूँ कि आज मार्केट ही ना बंद हो, क्योंकि जिस स्पीड से चले वो स्पीड अगर मेंटेन 2 दिन भी हो जाए ना तो बहुत सारे गिले शिकवे दुख दर्द बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगे। इसी तरह से हमने एक और पॉइंट भी आपके लिए रखा और इस पे मैं ज़रा वोटिंग करवा देता हूँ। सामने सामने पे वोटिंग होगी। 3 मेहमान मेरे साथ हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, कुणाल परा, राजेश पालविया, और भी अगर कोई मेहमान जुड़ेंगे तो उनसे भी हम वोट करवा लेंगे अगले 1 से 2 दिन के लिए। क्या है वो वोटिंग, वो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। अब हम क्या 22,000 वापस कभी नहीं देखेंगे? क्या 22,000 अब हम नहीं देखने वाले हैं? क्या हम बैंक निफ्टी में 48,000 नहीं देखने वाले हैं? ज़रा वोटिंग करवा लेते हैं। राजेश सर, आपको वोट करना है, 22,000 वापस हम देखेंगे या अब नहीं देखेंगे? अब की बारी 22,000 से आगे की बारी। तो देखिए डिम्पी जी, है तो टफ, लेकिन मार्केट में जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी हुई है, हमें लगता है कि 22,000 के लेवल को अब डिफेंड कर सकता है मार्केट। अगले 1 से 2 महीने तो हमें लगता है कि अब 22,200 300 के आसपास की मार्केट अगर करेक्ट भी होता है तो उसके आसपास से सपोर्ट लेके वापस पुल बैक बन सकता है। तो मतलब आप 22,000 नहीं देखेंगे ना? आप इनडायरेक्टली यही बात लिख रहे हैं, तो हम लिख दें, छाप दें, लगा दें स्टैम्प, अब 22,000 नहीं देखेंगे, 22,300 पे ही रुक जाएगा बाजार अगर गिरा भी तो। जी ठीक है, लगा दो जी। राजेश जी का वोट पड़ गया। अब 22,000 फिर वापस नहीं देखेंगे। लक्ष्मीकांत जी, ये क्वेश्चन आपसे भी है, क्या 48,000 बैंक निफ्टी का वापस अब नहीं दिखेगा ना?
अब हम पीछे छोड़ के आ गए सो आ गए, अब 48,000 नहीं देखेंगे बैंक निफ्टी का। देखिए, आज के सत्र में जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने रिकवरी दी है तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि हम 48,000 लेवल्स तो नहीं देखेंगे। और आज ही बैंक निफ्टी ने 20 और 50 डीएमए के लेवल को रिक्लेम भी किया है, तो ओवरऑल काफी अच्छा स्ट्रेंथ आ रहा है। और जो शॉर्ट टर्म बॉटमिंग आउट हुई है वहां पे हमें डबल बॉटम फॉर्मेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मेनली जब इस टाइप के फॉर्मेशन बनते हैं तो जो जो नेक्स्ट हर्डल दिखाई देता है वो नेकलाइन के आसपास ही दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम आज के स्विंग लो को होल्ड करके चलते हैं तो देन आफ्टर हमें यहाँ से अभी 50,600 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। तो हमारा भी व्यू यही है कि अब हमें 48,000 के लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, 2 वोट गिर गए और दोनों के दोनों वोट यही कर रहे हैं कि 48,000 अब हम बैंक निफ्टी का वापस नहीं देखेंगे। और राजेश जी ने बता दिया कि हम 22,000 अब निफ्टी का लेवल स्क्रीन पर नहीं देखेंगे। अब ये बीते दिनों की बात होने जा रही है। आगे बढ़ें, किस रूप में बढ़ें, स्लो बढ़ें, स्पीड से बढ़ें, वो सब विषय हो सकता है, लेकिन अब मन में अपने धीरे धीरे करके पक्का करके चलिए कि 22,000 और 48,000 नहीं देखने जा रहे हैं वापस से। कुणाल परा, एक बार आपका वोट भी चाहिए। क्या आप 22,000 वापस देखते हो कि मार्केट के अंदर आपको लगता आएगा और 48,000 बैंक निफ्टी वापस दिखेगा, या अब नहीं दिखेगा, बात पुरानी हो गई? वेल, डेफिनेटली डिम्पी जी, जिस हिसाब से मोमेंटम फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रही है उतना ही नहीं। आप देखिए एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी देखिए, जिस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन हो रहा है, प्लस नए 27 स्टॉक ऐसे हैं जो 52 वीक हाई के ऊपर है और सामने 206 स्टॉक ऐसे जो 52 वीक लो के अराउंड है। मतलब है कहीं ना कहीं ये जो रेशियो है एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में है। और यहाँ से एक कॉन्ट्रारी व्यू अगर मैं लेने जाऊं तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यू बन रहा है कि वापस हमें 22,000 और बैंक निफ्टी में 48,000 के लेवल देखने का चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है। और यहाँ से बाउंस बैक अच्छा खासा लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है। तो यस, डेफिनेटली मैं भी वही आंसर के साथ जाऊंगा जो राजेश जी ने दिया है, जो श्रीकांत जी ने दिया है। तो पॉइंट आपका भी टेकन हो गया सर। 48,000 हम वापस नहीं देखेंगे, 22,000 नहीं देखेंगे। ये प्लेट हमने प्रोड्यूसर से आज इसलिए बनवाई है और इसको हम बार बार चेंज भी करवाएंगे। अभी तो हम सिर्फ 22,000 और 48,000 की बात बोल रहे हैं, क्योंकि पहली बार आज 900 पॉइंट के गेन के बाद ये आपको फील हो रहा है कि अब 48,000 नहीं देखोगे। तो सुबह आप नहीं बोल सकते थे कि 48,000 वापस दिखे नहीं, अब आपको बोल सकते हो आप। ठीक है, सुबह आप बैंक निफ्टी के नहीं बोल सकते थे कि 22,000 आएगा, आ भी सकता था, लेकिन अब लग रहा है कि शायद 22,000 हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 22,800 के भी फाइनली ऊपर आके हम ट्रेड कर रहे हैं। इसी प्लेट को हम चेंज करते जाएंगे और भगवान ने चाहा तो वापस हम फिर 22,500 नहीं देखेंगे, 48,500 नहीं देखेंगे। ऐसे करके 500 पॉइंट हम और बढ़ा के इसी प्लेट को कंटिन्यू करवाएंगे और ये एक किस्म का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरह ही काम करेगा। ये जो भी आपने वाइप और जो भी आपने प्लेट अपनी स्क्रीन पे देखी, वोट कास्ट हुए हैं तीनों एक्सपर्ट्स के। आगे जैसे जैसे और मेहमान भी जुड़ेंगे कल के शो में, दोपहर के शो में और शाम वाले शो में क्लोजिंग में भी, तो उन सबसे भी हम यही क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। बट एनी हाउ, एक शेयर मेरे को और भी है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे पता करना। राजेश सर, क्या हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज को? पूरा बाजार 300 पॉइंट की तेज़ी का जश्न मना रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्कुल कॉर्नर में बैठा है। एक किस्म से देखा जाए अच्छा भी है कि पहले सब लोग चल दो, जब मेरी ज़रूरत आएगी तब मैं चलूँगा, ऐसा ही है क्या कुछ? तो बिल्कुल रिलायंस इंडस्ट्री अभी रेस्टिंग मोड में है और हमें लगता है कि जब पूरा मार्केट चल रहा है तो वो एक रेस्ट करते हुए दिख रहा है। लेकिन जियो फाइनेंस में जरूर एक मोमेंटम बना है, तो वहाँ जरूर एक बाइंग इंटरेस्ट आज बनते हुए दिखा है। हालांकि जियो फाइनेंस भी रिलायंस में से ही डिमर्ज होकर निकली थी कंपनी, तो यहाँ मोमेंटम है। लेकिन रिलायंस अभी हमें लगता है कि थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन अभी और रहेगा कुछ समय के लिए। बट एनी हाउ, अगर मार्केट यहाँ पे 22,800 के लेवल को होल्ड करता है अगले सेशन में भी, तो यस, रिलायंस में भी यहाँ ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है। तो हमें लगता है कि 1210 1200 के लेवल काफी इंपॉर्टेंट है रिलायंस के लिए, और अगर ये बने रहे तो इसमें वापस मोमेंटम 1275 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। और ये जो एक पुश लगाना है इंडेक्स को टूवर्ड्स 23,000, तो हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स और रिलायंस के चलते वो एक पुश हमें देखने को मिल सकता है।
देखा मैंने, चेक किया। पॉइंट टेकन है और मैं भी उम्मीद यही करता हूं कि ठीक है, अगर बिना रिलायंस के भी हम इस तरह का मार्केट के अंदर हैं और जिसमें हम एक्सट्रीम तेज़ी आज देख पा रहे हैं, ऐसा अगर 2 दिन भी हो जाए तब भी आपका काम बन जाएगा। फिर तो बाद में रिलायंस आपको बहुत देर तक निराश नहीं करेगा, एक ना एक दिन ये भी आगे आपकी चीज़ों को गियर को संभालेगा ज़रूर। खैर 300 पॉइंट की तेज़ी 3 बजे और मार्केट सेट 3 भी तैयार हमने कर लिया है और मेरे साथ तब मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे। बताइए मार्केट सेट 3 के अंदर क्या है एक्शन नीरज? सबसे पहले बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स ने एक अपडेट दिया है और ये बताया कि अप्रैल से कंपनी पीवी की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। इसके अलावा कल भी एक अपडेट आया था जहां पे कंपनी ने बताया था कि कंपनी सीवी की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी और जो कीमतों में बढ़ोतरी होगी वो 1 अप्रैल से लागू होगी, जिसके चलते शेयर में करीब 3 से 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कोल इंडिया भी आज फोकस में है। कोल इंडिया ने NFTDC यानी कि नॉन फेरस मेटेरियल के साथ करार किया हुआ है और ये जो करार है वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए किया है, जिसके चलते शेयर में करीब 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सन फार्मा भी आज फोकस में है और सन फार्मा की जो सब्सिडियरी है तारो फार्मा, उन्होंने एंटाइब का अधिग्रहण पूरा किया है, जिसके चलते शेयर में करीब 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एनसीसी की बात करें तो एनसीसी ने आंध्र प्रदेश में 4 टेंडर्स के लिए सबसे कम बोली लगाई है और इस खबर के चलते शेयर में करीब 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें M&M की, तो M&M की जो सब्सिडियरी है उसमें वो 57% हिस्सा अधिग्रहण करेंगे और इस खबर के चलते शेयर में करीब 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका आनंद, फटाफट से सारी खबरें बताने के लिए। M&M हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी है और 2800 रुपये के आसपास फिर से आ गया है। हमने भाव को 2600 रुपये तक गिरते हुए देखे जब ये खबर आई थी कि टेस्ला भारत में अपनी सस्ती ईवी 20-25 लाख वाली ईवी लाने के लिए तैयार है। उसके बाद हमने भरभरा कर सारे जो ऑटो स्टॉक्स में गिरते हुए देखा था। अब थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो रहा है। राजेश जी, M&M मतलब हालांकि कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ना जाने कितने कंपटीशन आए हैं पिछले 30 साल में, भारत ने सबका कंपटीशन का सामना अच्छे से किया। उसके बाद अब शेयर में तेजी हम देख रहे हैं। ऑटो एज ए पैक हाल फिलहाल अगर हम कल और आज की बात करें, अच्छी तेजी हो रही है। आपकी पिक क्या होगी? एक तो देखिए प्राइस इंक्रीमेंट वाला भी फैसला लिया है कंपनीज ने, पहले मारुति ने लिया, फिर टाटा मोटर्स की तरफ से खबर आई, उम्मीद करके चलते हैं बाकी कंपनीज भी करेंगी। क्या राय होगी आपकी M&M पर सर? देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर M&M का बुलिश है जरूर। यहाँ पे करेक्शन हमने देखा था नियर टर्म में, लेकिन हमें अभी भी भरोसा है कि ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करने में कामयाब होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे निवेश के हिसाब से तो बिल्कुल ये एक अच्छा विकल्प है और हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक जब तक ये 2600 के ऊपर बना हुआ है, इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश साइड में इंटैक्ट रहेंगे और हायर साइड पे अभी जो ये पुल बैक बना है स्टॉक में, यहाँ पे अगर ये स्टॉक 2850 2860 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो हमें लगता है फिर बहुत जल्द ये स्टॉक वापस 3000 के लेवल को भी रिगेन करने में कामयाब होगा। तो यहाँ पे बने रहे, स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। जब तक ये 2600 के ऊपर है, हमारे व्यू बुलिश है M&M पे। 2600 रुपये के जब तक ऊपर है व्यू बुलिश है और तेजी इसमें हम यहाँ से देख सकते हैं। कुणाल जी, एक शेयर ऐसा है बैंकिंग स्पेस में जो चलता है फिर भी भरोसा नहीं होता है कि ये चलता रहेगा, और ये इस वजह से क्योंकि हमने उस तरह से चाल भी देखी है। RBL बैंक काफ़ी जिगजैग लाइनें इसमें बनती हैं। आज फिर से हम तेज़ी देख रहे हैं, 162 रुपये के आसपास के प्राइजेस हो गए हैं RBL बैंक के और अच्छी तेज़ी है। आपको क्या लग रहा है, ये तेज़ी टिक पाएगी? लॉन्ग होल्ड करके जाएं? वेल, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी, नई खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। आज के दिन में देखना है तो 50 MA के ऊपर स्टॉक ने अपनी जो मोमेंटम है वो स्टार्ट की है और पिछले 4 दिन का जो हाई है वो भी क्रॉस किया हुआ है। सो लाइकली चांसेस है कि स्टॉक में यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करूं तो 166 और 166 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 174 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो नो डाउट मोमेंटम अच्छी है, नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू है 174 तक के टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है, RBL बैंक को लेकर ये व्यू। एक और खेमा है जहां पर हम देख रहे हैं कि कम से कम
बिकवाली थम गई है, गिरावट थम गई है, उसके संकेत मिल रहे हैं। तेजी ऐसा नहीं कि एक तरफा हो रही है, रह रहे कि तेजी हो रही है, वो है रियल एस्टेट का पैक। आज बड़े शेयर, छोटे शेयर, चौतरफा तेजी है। आप देखेंगे मैक्रोटेक में अच्छी तेजी हो रही है, ओबरॉय रियल्टी चल रहा है, दिग्गज डीएलएफ में तेजी है, रेमंड में चूंकि अब रियल एस्टेट वाला, इंजीनियरिंग वाला कारोबार बचा है, लाइफस्टाइल तो अलग हो गया है, तो रेमंड का शेयर भी चल रहा है और बड़ी तेजी हो रही है। राजेश जी, क्या लगता है आपको? जरा निफ्टी रियल्टी भी चेक करके बता दीजिए कि जो भी पेन होना था, जो गिरावट होनी थी, क्या वो हो गई है और यहां से अभी ये शेयर चलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपका पसंदीदा शेयर भी जरा बताइएगा टारगेट के साथ। तो बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए आज निफ्टी रियल्टी में भी एक कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी एक अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा है। ऑलमोस्ट करीब 3-3.25% के आसपास की तेजी आज निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में आज आते हुए देखने को मिली है। स्टॉक एक अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे एनालाइज करें तो लोअर साइड पे एक बेस बनते हुए दिख रहा है और एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में ये स्टॉक ये इंडेक्स ट्रेवल करते हुए दिख रही है और अपनी हायर साइड पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन को अप्रोच करते हुए दिख रही है। हमें लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिख सकता है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि यस, आज सारे रियल एस्टेट स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना है, जिसमें कि सभी स्टॉक्स में अगर बिहेवियर देखें, डेरिवेटिव स्टॉक्स जो लिस्टेड है उसमें देखें तो शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। डीएलएफ में 20 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। स्टॉक में इमीडिएट हर्डल है करीब 680 की, अगर वो क्रॉस होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 710 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। वहीं हम आज अगर देखें तो लोढ़ा में भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। ये भी स्टॉक अपनी फॉलिंग चैनल के जो फॉलिंग चैनल की एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि आज के मूव के बाद अगर ये स्टॉक 1120 के लेवल को क्रॉस करता है अगले सेशन में, तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 1170 1180 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। और दूसरे स्टॉक्स की भी अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी एक मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है ये स्टॉक में भी 2070 2080 तक के अप मूव नियर टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है छोटे स्टॉप लॉस से, 2000 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, 2070 2080 तक के लेवल आ सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में। 2000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ चाहें तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। कुछ अच्छे विकल्प आपको राजेश जी ने बता दीजिए। आज हमने 22,600 भी देखा, 700 भी देखा, 800 भी देखा, क्या 900 भी जाते जाते देख लेंगे। हालांकि थोड़ा समय कम बचा है, 15 मिनट के आसपास के समय बचा है, लेकिन 22,850 पर कदम तो बढ़ाई दिए निफ्टी ने। 325 अंकों के आसपास की तेजी है, 1.5% की सॉलिड मजबूती और निफ्टी बैंक कहीं ज्यादा ऊपर आउट परफॉर्म कर रहा है। 950 अंकों के आसपास की तेजी है निफ्टी बैंक में और 49,300 को भी पार कर गया। 49,000 जब पार किया हमने खुशी जाहिर की कि नहीं 49,000 का स्तर आ गया, लेकिन अब तो 50,000 की तरफ हम झांकने लगे हैं। 48,000 तो लग रहा है काफी पीछे छूट गया है। लेकिन चलिए, अब 15 मिनट का आसपास का समय बचा है। अपने एक्सपर्ट से ये समझ लेते हैं कि आपको अगर कल के लिए, क्योंकि आज आपके मन में होगा कि नहीं कल के लिए शेयर खरीदे हैं, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड समझ लेते हैं। एसटीबीटी की गुंजाइश कम है, बीटीएसटी ज्यादा होंगे। कुणाल जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। एक नहीं 2 शेयर दीजिए, आप बताइए क्या खरीदना है। सबसे पहले पॉलिसी बाजार, एक अच्छी खासी मूवमेंट पॉलिसी बाजार में देखने को मिल रही है। स्टॉक 50 MA के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। तो पॉलिसी बाजार यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल मेंटेन होगा, वो एसएल मेंटेन होगा तकरीबन 1420 के अराउंड। और टारगेट की बात करते हैं, 1485 का पहला टारगेट है और दूसरा जो स्टॉक है, दूसरा टारगेट है 1535 का टारगेट है। तो 1485 पहला टारगेट, 1535 दूसरा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा एक स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी रैली आज के दिन में देखने को मिली है, स्टॉक का नाम है जोमेटो। आप देखिए जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में और भी बढ़िया से मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉक फिलहाल 218 के अराउंड है एंड 7% ऊपर के लेवल पे है। आली चार्ट में 50 MA का ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। 212 के लेवल का भी जो उसका प्रीवियस स्टॉक था, उसके ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जोमेटो 218 के अराउंड है, 211 के लेवल पे 211 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट 225 का होगा और 225 जैसे ही ब्रेक होता है, आपको ऊपरी लेवल पे 232 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं।
सो अभिषेक जी डेफिनेटली ये मार्केट में मुझे लग रहा है कि दो BTST ही होनी चाहिए जहां पर अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, 232 के टारगेट होंगी जोमेटो के लिए। पीबी फिनटेक का टारगेट क्या बताया आपने कुणाल जी? पीबी फिनटेक का पहला टारगेट 1485 और वो जैसे ब्रेक होता है आपको 1535 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1485 1535 तक के लेवल्स आप उम्मीद करके चल सकते हैं पीवी फिनटेक के शेयर में। आज ये दोनों के दोनों शेयर वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल है और आज हम बातचीत कर भी रहे थे इनको लेकर कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी कई बार अलग होती है, ट्रेड का मोमेंटम कई बार अलग होता है। ट्रेड के लिहाज से आपको कुणाल जी ये दोनों के दोनों शेयर सुझा रहे हैं। कुणाल जी, एक और शेयर पर जरा अपनी चार्ट रेडी रखिए, टाइटन जरा चेक करके बताइएगा कि क्या उसमें भी BTST के मौके बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। राजेश जी, आप बताइए आपकी रीडिंग क्या कहती है सर, आपको कहां मौके दिख रहे हैं BTST के? तो पहला स्टॉक का जो पसंद आ रहा है वो है गैस अथॉरिटी गेल। ये स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है फॉलो बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। ये स्टॉक में 169 से 172 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 160 का। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है बजाज फाइनेंस। एक सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। स्टॉक एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक के सारे ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है बजाज फाइनेंस में नेक्स्ट मूव यहाँ से BTST पॉइंट ऑफ व्यू से 8750 8780 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो बजाज फाइनेंस बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 8630। और जो तीसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है UPL का। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है ये स्टॉक में 645 650 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो UPL पे भी BTST किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 628। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे के सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं जिनके बारे में चर्चा भी हो रही है। UPL हमने सुबह भी आपके सामने बात रखी थी, 1000 का आंकड़ा पार हो गया आज बैंक निफ्टी पर और देखते देखते आज बैंक निफ्टी ने, जैसे मैंने सुबह कहा आपसे, पहले 500 800 900 अब 1000 का आंकड़ा भी है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज तो भले ही मार्केट थोड़ा लेट भी बंद हो तब भी चल जाता, लेकिन आज जैसा बाज़ार चल रहा है ना, ये पहला दिन ऐसा है अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये कब आपको ऐसा फील हो रहा था, मैं बोलूँगा अक्टूबर के बाद से, जब से फॉल शुरू हुआ है अक्टूबर के बाद से मेरे को आज पहली बार मार्केट के अंदर ऐसे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को बजट वाले दिन भी या उसके बाद भी जब भी बाज़ार चला तो मेरे मन में डाउट रहता था बहुत सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि ओवर हीटेड था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। अभी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अभी रियलिटी है। रियलिटी ये है कि आपका बाज़ार बहुत ही हल्का और बहुत ही सस्ता हो चुका था। रियलिटी ये है कि कई स्टॉक्स आपको उस रेट पे मिल रहे थे जहाँ पे आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। रियलिटी ये भी थी कि मार्केट्स के अंदर बिना FIs के इतना लंबा सत्र हम निकाल देंगे, ये कल्पना से परे था। ये भी कल्पना से परे था कि साल के इस मोड़ पर जब हम ख़त्म हो रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर में तो DIs की होल्डिंग 71% रखेंगे। ये भी कल्पना से परे था कि इस तरह के फॉल के अंदर रिटेलर्स अपना माल नहीं काटेंगे, 26,000 करोड़ का रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पहली बार देख रहे हैं। और जब बाज़ार के अंदर फॉल भी हो रहा था तो राजेश जी, कुणाल सर, आप भी जानते हैं ये 30 इयर्स के अंदर पहली बार ऐसा हुआ। 30 इयर्स का ना तो राजेश सर का एक्सपीरियंस है, ना कुणाल जी का, ना ही मेरा है। तो हम सब अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह की मार्केट को फील कर रहे थे कि जब बिना FIs के ग्लोबल मार्केट के सेट ऑफ के साथ हम बैक टू बैक तोड़े जा रहे थे और कोई भी अच्छी न्यूज़ को हम डिस्काउंटिंग नहीं दे रहे थे। अब आज एक चर्चा पता है मार्केट में क्या है? चर्चा ये है कि ऐसा क्या हो रहा है बाजार के अंदर कि बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट ऊपर आना पड़ा। चर्चा क्या हो रही है कि 300 पॉइंट निफ्टी को ऊपर आना पड़ा। लोग खबरें ढूंढ रहे हैं इसको करेक्ट करने के लिए। और ट्रस्ट में नई खबर कोई भी नहीं है मार्केट में, नई खबर कोई भी नहीं है, सब पुरानी ही बातें हैं। नहीं जी ओवरसोल्ड हो गया था, अरे भाई आज से 4 दिन पहले भी तो ओवरसोल्ड ही था। तो ये सारी चीज़ें मार्केट अपने रिदम के अकॉर्डिंग कर रही है सारी, और पॉइंट आज देखने लायक है। अब आज की जो क्लोजिंग जितनी अच्छी हो रही है, बस कल कोई डैमेज नहीं होगा तो कल फिर से शॉर्ट कवरिंग का बटन दब सकता है और ड्रैग करते करते हम और भी ऊपर आ सकते हैं। कुछ शेयर्स ऐसे हैं मेरे पास जहां पर मैं कुछ जानकारी और ले लेता हूं सर से। इन बिटवीन थोड़ा रिपोर्टर्स वगैरह से बोलिए क्योंकि सरकार के लिहाज से या ग्लोबल मार्केट्स में कोई खबर है, किसी का कोई अपडेट है
तो ऐसी चीज़ें एक बार दीपक जी आप ज़रा पता करवाओ न्यूज़ रूम के अंदर से कुछ और ऐसी कुछ खबरें हैं जो कि मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं कुछ बेनिफिट कर पाए। ठीक है, इन बिटवीन जब तक मेरे पास जो शेयर्स हैं लॉन्ग साइड के वो मैं पता करता हूँ। मैं आज की इस ट्रेड के अंदर पूना वाला फिनकॉप भी एक बार दिखा सकते हैं। पिछले 3 दिन से शेयर काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक बार आपके रिकमेंडेशन कुणाल परार, पूना वाला देखेंगे 300 रुपये पार हो गया। वेल डिम्पी जी, पूनावाला की बात करें जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आली चार्ट में देखने जाए तो ऑलरेडी 50 MA के ऊपर है, इतना ही नहीं आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो डेफिनेटली एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 294 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। पहला टारगेट 325 का होगा और जिस दिन ये 325 ब्रेक करेगा आपको ऊपरी लेवल पे अच्छे खासे लेवल में 340 तक की भी टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। सो डेफिनेटली खरीदारी करके चलने की सलाह है। 295 295 एसएल के साथ। 95 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि सिर्फ 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और 340 रुपए के टारगेट। ये होता है फिर तेजी का बाजार। मतलब फिर आपको लगता है कि नहीं भागेगा तो तेज भागेगा, ज्यादा पीछे आने की आशंका होती नहीं है। पूना वाला फिनकॉप को लेकर ये व्यू। कुणाल जी लगे हाथ, हमने आपसे पूछा था वो टाइटन वाले पर व्यू दीजिए, बीटीएसटी करके जाएं क्योंकि क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है शेयर ये। वेल अभिषेक जी, इसमें बीटीएसटी भी कर सकते हैं, इतना ही नहीं स्टॉक बहुत ही बढ़िया लेवल पे है। मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक लग रहा है एंड आने वाले दिनों में गोल्ड से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता इस स्टॉक में मुझे लग रही है। तो डेफिनेटली खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3080 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे आप खरीदारी करके चले। लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा वो 3055 का होगा। और टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट होगा आपका 3130 और जैसे ये ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे तकरीबन 3170 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है। सो ये बीटीएसटी करके चलने की तो सलाह है, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में भी ये स्टॉक में जमा करने की सलाह रहेगी। ठीक है, टाइटन में आप थोड़ा लंबा व्यू भी ले सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। बीटीएसटी के लिए भी सही लग रहा है, सही प्राइस पॉइंट पे शेयर है। बाजार बंद होने में 5 मिनट के आसपास का समय रह गया है और आज हम अच्छी तस्वीर बाजार की देख रहे हैं। देखिए हरा रंग देख के वैसे भी अच्छा लगता है बाजार की, अगर हम बात करें तो, और ये हरियाली दिख रही है। एक तस्वीर और दिखाता हूँ डिम्पी, आप भी ध्यान से देखिएगा और राजेश जी, कुणाल जी आपको भी दिखाऊंगा मैं। देखिए 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी थी सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी थे बुच विल्मोर। अब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी की उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहां से उनका यान रवाना भी हो गया है। हालांकि 17 घंटे के आसपास का लंबा सफर है और आज रात 3:30 बजे फ्लोरिडा के आसपास समुद्र में लैंडिंग कराई जाएगी उनके यान की। 9 महीने से ये अंतरिक्ष में फंसे थे और बहुत ब्यूटीफुल तस्वीरें आई। मतलब क्या क्या नहीं झेला। कुछ कुछ उनके स्पेसशिप में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो वापसी का रास्ता हो नहीं पा रहा था। हीलियम के लीक होने की खबर आ रही थी और ये तस्वीरें आई हैं। अच्छी तस्वीरें कल सुबह आएंगी, देखते हैं लैंडिंग। प्रार्थना हमारी है कि नहीं सेफ हो जाए। राजेश जी क्विक कमेंट। देखिए अब सुनीता विलियम्स 9 महीने के बाद लौट आ रही हैं, एफआईज भी लौट आएंगे। तो एफआई का तो नहीं पता, लेकिन हाँ सुनीता विलियम्स जरूर लौट आएगी, ये अभी तो देख के ये लग रहा है। ठीक है, चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। 3 मिनट के आसपास का समय रह गया है, अब ट्रेड नहीं लेंगे। आज बढ़िया क्लोजिंग आईसीसी बैंक ने 13,000 रुपए के ऊपर मजबूती के साथ देने जा रहा है। एलएनटी में हमारे एक्सपर्ट्स ने ट्रेड भी आपको सुझाया। बाजार खुलने से पहले भी हमने चर्चा की थी। 3% के आसपास की शानदार तेजी हमने एलएनटी के शेयर में देखी और टाटा मोटर्स बहुत बड़ा लगाड़ रहा था। हमने ऊपर से करीब करीब वैल्यू 45-50% डिप्लीट होते हुए देखी थी। लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है और ब्रोकरेजेस का भरोसा है इसमें भी क्लोजिंग ठीक ठाक होने जा रही है और एमएनएम भी एक रिकवरी वाले फेज में है। लेकिन आज का दिन अगर हम कहें तो ये जो फिनटेक वाले स्टॉक्स थे, पेटीएम हो गया, इसके अलावा कंज्यूमर टेक में जोमैटो हो गया, पीबी फिनटेक हो गया, बेहतरीन सत्र आज का रहा है। 1000 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी बैंक की और निफ्टी 350 अंक। और डिम्पी जैसा कि आप कह रहे थे कि बाजार थोड़ा और खुल जाता तो शायद हो सकता है कि आज ही हम 22,900 के 23,000 के दर्शन भी कर लेते। यही अचीवमेंट भी है मार्केट की कि 22,800 के ऊपर क्लोज कर रहा है। किसी को भी नहीं आज कल्पना थी कि आज में हिट करके 22,800 के ऊपर की क्लोजिंग भी करेगा। प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी हर नंबर्स की हो सकती है मार्केट्स में, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में अचीवेबल होगा। 1000 पॉइंट जब बैंक निफ्टी चलता है ना तो कई बार फोमो भी आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपसे कुछ छूट गया।
और ये बात मैं आज लिख के दे सकता हूँ। आज जब इंडाइसिस में काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे तो ये बात सोच रहे होंगे मन में, काश हमने थोड़ा पहले ले लिया होता। यही मार्केट की खूबसूरती है, वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म से कब एकदम से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाएगा आपको समझने में 1000 पॉइंट लगते हैं। अब आप देखो, करीब 56,000 का बैंक निफ्टी टूटा तो 48,000 तक पहुंचा, 6,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के गए, 26,000 का निफ्टी 22,000 तक पहुंचा, 4,000 पॉइंट निफ्टी के गए। और मैं स्टॉक्स पे तो खैर जाऊंगा ही नहीं। जब इस तरह की फॉल आती है ना तो एक तरह की अपॉर्चुनिटी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाती है, जिसमें इन्वेस्टर्स को तो मज़े करने चाहिए, इन्वेस्टर्स को तो खूब अच्छे से अंदर आना चाहिए। ये बात सच है कि जब बाज़ार ऊपर से नीचे आ रहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने पैसा डाला होगा और काफ़ी ऊपर के रेट पे भी डल गया होगा कईयों से पैसा, तो उनकी मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। इसलिए हमने स्टांस पिछले 2 महीने से हम एकोमुलेशन का लेके बैठे थे। हमने कभी नहीं कहा बाय करो, हमने कहा जब जब डिप मिले तब तब प्लस करना। आज हमें खुशी इस चीज़ की है कि जब 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के देखते हैं तो लगता है कि लास्ट की आपकी 2-3 खेप जो आपने डाली होंगी मार्केट में 48,000 से 49,000 के बीच, वो सब के सब प्रॉफिट्स में आ चुकी हैं। तो अब आपके ऊपर है, जैसे राजेश सर ने भी स्टार्टिंग में कहा, अब आपको ये भी तय करना है कि हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस कैसे लगाने हैं। अब हमको ये भी तय करना है कि हमारी जो एवरेजेस थोड़ी ठीक हुई हैं उनको हमको कैसे फुलफिल करना है। अच्छी चीज़ लेवल के हिसाब से अच्छी क्लोजिंग की है। मैं आज शाम को एक और ख़बर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है रशिया और यूक्रेन को जो मैटर्स चल रहा है, अगर वहाँ की बैठक भी, क्योंकि आज ट्यूसडे है, वो बैठक आज ही होनी है, अगर वो बैठक भी होती है और अच्छे से हो जाती है और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दिन में कभी भी आ जाए ऐसी खबर या सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन भी आ जाए जो प्राइमा फेसी ऑलमोस्ट तय ही है, तो लग रहा है कि शायद बाज़ार थोड़ा और खींच सकता है और कल एक छोटा सा गैप और भी कर सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 49,200 जो आज पार किया, ये एक रिवॉर्डेड नंबर्स होना चाहिए। ये खाली दिखाने का नंबर नहीं है, रिवॉर्डेड नंबर्स भी होने चाहिए। एंड आई होप सो कि ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ही होगा। तो इस पॉइंट्स पे भी हमको थोड़ा ध्यान रखना है। ग्लोबल मार्केट्स में सिर्फ एक ही ऐसी खबर है जो मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है आज की डेट में, और वो है रूस और यूक्रेन के बीच में सीज़ फायर हो जाए। कान तरस गए इस चीज़ को सुनने के लिए। अगर ऐसा होता है, भारत का सीधा कोई सरोकार तो नहीं होगा, बट हाँ, भारत क्योंकि ग्लोबल वैश्वीकरण का हिस्सा है तो उसका असर ज़रूर भारत पर भी पॉजिटिव ही होगा। राजेश सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुणाल परार आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। लक्ष्मीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है आज का दिन वास्तव में मंगल में रहा। 18 तारीख मंगलवार याद रहेगी ये डेट जिस दिन बाजार ने 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के ऊपर करके दिखाए। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते